माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 261 श्री धैर्यशील संभाजीराव माने। हो गया शुरू। नंबर 261 उत्तर सभापटल पर रख दिया। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बात रखने का मौका दिया है। पहले तो आज का एक दिन एक स्वर्णिम अक्षर में लिखने वाला दिन है। सुनीता विलियम्स जी भारतीय मूल की एक महिला, आज भारत का परचम दुनिया में लहरा रहा है और आज सफलतापूर्वक वो वापस धरती पर पैर रख रही है। और उसी दिन आज भारत अंतरिक्ष की बात कर रहा है। एक संयोग की बात है। मैं सुनीता जी का अभिनंदन करते हुए इस सदन की तरफ से आज के प्रस्ताव की शुरुआत करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान यात्रा लगातार कई नई ऊंचाइयां छू रही है। चंद्रयान 4 मिशन इसका अलग महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस मिशन की संभावनाओं को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का प्रस्ताव रख सकती है। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है। आज के प्रश्नकाल का पहला प्रश्न अंतरिक्ष के साथ संबंधित है और आज ही प्रातः 3:27 पर सुनीता विलियम जी का धरती पर लौटना हुआ है 300 दिन के बाद। और आपने देखा होगा कि कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखा हुआ एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने सुनीता विलियम जी को संबोधित करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी की कामना भी की थी और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। इससे पहले उनका भारत आना जब सन 2007 में हुआ था तो उस समय भी उन्हें प्रधानमंत्री जी से भेंट करने का अवसर रहा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हमारी ओर से भी सुबह 4 बजे बधाई का संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से चला गया है, जिसमें ये कहा गया कि ये एक ऐसा पल है जिसमें गौरव भी है, गर्व भी है और राहत भी। गौरव की अनुभूति, गर्व का एहसास और राहत की संतुष्टि। और हैविंग सेड दैट, माननीय सदस्य ने बड़ा ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा हुआ वो पत्र जारी किया, जिसमें सुनीता जी की सुरक्षित वापसी की कामना भी थी और उनको भारत आने का निमंत्रण भी। और आज जब उनका सुबह 3:27 पर लौटना हुआ है तो हम सब के लिए वो गर्व का पल भी था, गौरव का भी और राहत का भी। हैविंग सेड दैट, माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो कि भारत के आने वाले समय के अंतरिक्ष की मिशंस के साथ भी संबंधित है और उसकी जानकारी साझा करना हम सब के लिए महत्वपूर्ण भी है। चंद्रयान 4 जिसको लेकर के सदस्य ने बात रखी है कि उसका क्या महत्व रहेगा, उसका क्या उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा। मूलतः तो वो सैंपल ले जाने के लिए है, लेकिन वो सारी वो प्रक्रियाएं अंजाम देगा, वो सारी एक्सरसाइजेस जो आने वाली हमारी मिशंस के लिए अनिवार्य रहेंगी। और जिस प्रकार सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है
कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर धरती पर उतारने की भी योजना है। अब चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ, और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेसएक्स से भी हुआ है, उसको बार बार कर करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। ये दोनों रॉकेट ऊपर जाकर के अर्थ के ऑर्बिट में जुड़ जाएंगे, डॉकिंग होगा, फिर वहाँ से जब वो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे तो अलग होकर के डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल नीचे उतरेंगे। डिसेंडर मॉड्यूल सैंपल इकट्ठे करके वापस लौटने के बजाय वहीं रह जाएगा, असेंडर मॉड्यूल वापस जाएगा, फिर से डॉकिंग होगी बाकी के रॉकेट के साथ, और फिर वो जो ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल जब नीचे आएगा अलॉन्ग विद दी री एंट्री मॉड्यूल, तो धरती के ऑर्बिट में आकर के वो फिर से अलग हो जाएगा, और आते समय मूलतः केवल 10% उसका वजन रहेगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल धीरे धीरे अलग होते रहेंगे। तो ये रिपीटेड डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, जिससे हमें अपनी क्षमताओं का भी आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आने वाली हमारी जितने भी मिशंस हैं उसके लिए भी हमें अनुभव रहेगा। धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने बहुत विस्तृत से मेरे जानकारी दी, और इसके बाद मेरा समाधान तो हो गया है, लेकिन मेरी आशाएं भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र से मैं आता हूं सर। महाराष्ट्र में उपग्रह रिमोट सेंसिंग और डेटा विश्लेषण से संबंधित प्रतियोगिता और नव संचार प्रणाली के विस्तार के माध्यम से महाराष्ट्र में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने की संभावना है क्या? ये मेरा प्रश्न है। इस सरकार में एक खास बात ये रही कि ये केवल रॉकेट छोड़ने तक ही सीमित नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और दूसरे सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया गया है। और जो आप इशारा कर रहे हैं वो मूलतः अर्थ साइंसेज के साथ भी संबंधित है, नेविगेशन के साथ भी, और ये सच है कि उसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त जैसे मैं कहूँगा कि एक्स्ट्रा रॉकेट एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज़ वर्चुअली क्रिएटेड अ रोल मॉडल, एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इज नाउ हैज़ एंटर्ड एवरी इंडियन हाउस होल्ड इन वन फॉर्म और द अदर। हम जो टेलीविज़न देख रहे हैं उसकी भी अधिकतर चैनल्स स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हमारा फ्लड और डिजास्टर मैनेजमेंट जिसका आप बात कर रहे हैं वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरे मंत्रालयों के साथ समन्वय के साथ अंजाम देता है। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, हमारी अमृत जैसी स्कीमें जो इन्हीं 10 वर्षों में प्रारंभ की गई हैं, उनका भी कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट सिटीज़ के भी निर्माण में, रेलवे सेक्टर में अनमैन्ड क्रॉसिंग्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी व्यापक ढंग से स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हेल्थ केयर में तो है ही है, प्लानिंग में हमारी गति शक्ति योजनाएं। तो कहने का तात्पर्य ये कि किसी न किसी रूप में स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई काम हर प्रदेश में अंजाम दे रहा है। हो सकता है वहाँ लॉन्चिंग पैड एज सच ना हो, लेकिन वो भी मैं एक सूचना साझा कर दूं कि हमारा इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी, लेकिन पहला लॉन्चिंग पैड बनते बनते कई बरस गुजर गए, वो जाकर के कहीं 1992-93 में बना। उसके बाद दूसरा लॉन्चिंग पैड भी श्रीहरिकोटा में उसके 10 वर्ष बाद बना। लेकिन इस सरकार के आने के बाद हमने उसी स्थान पर एक तीसरा लॉन्चिंग पैड बनाने का काम शुरू कर दिया है, और इसके अतिरिक्त एक और लोकेशन की शिनाख्त की है तमिलनाडु में, जो माननीय कनिमोई जी हमारी सदस्य है, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ट्यूटिकोरिन जिले में। आर सुधा। Thank you, Speaker Sir. Why the 4 astronauts elected chosen for India's ambitious human space flight mission Gaganyaan are kept away from public eye and show only once on February 27th, 2024, while other nations are allowing their astronauts to inspire their children and aspirants by narrating their experiences. Why this India keeping the chosen for 4 behind the wall?
why is India keeping the chosen hour behind the wall? What is the latest update on Kaganya mission? Thank you, sir. Speaker, sir, the honourable member has asked a question which must be bothering quite a few other citizens as well. And she is absolutely right. For the first time, 4 astronauts were identified who would possibly be part of the human mission. And one of them would also accompany the American astronauts and the other astronauts on their journey to the International Space Station. Their names have been notified, of course, for obvious reasons. The Honourable Prime Minister had the opportunity of meeting them also over there. Group Captain Naik, Group Captain Anand, Group Captain Angat, and Group Captain Shukla, who was earlier a wing commander. Now, Honourable Member is right that they have been kept out of the public glare for the reason that they were undergoing some acclimatization processes, some exercises, some training programs, and it was a view that giving them too much of exposure to the media and public might cause a distraction, which may not be in the compatible interest of all. And therefore, it appears to be so. At the same time, she is right. Why one of the names has come out forthwith? That is because of these 4, one had to accompany the mission to the International Space Station along with the astronauts from the other countries. And the chosen one was Wing Commander Shukla, who is now Group Captain Shukla, and that's how his name came to be little more widely known. And since he had the advantage of being the youngest also among them. ये लिस्ट में उनका नाम था चौहान रविंद्र बसंत राव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने चंद्रयान मिशन की सफलता से स्पेस एजुकेशन को किस प्रकार प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना बनाई है, विशेषकर महाराष्ट्र में जो कि देश का एक प्रमुख एजुकेशन हब है। धन्यवाद। चंद्रयान के अनुभव से अब बाकी मिशंस में भी उसका उपयोग होगा, लेकिन नाउ इंडिया इज ऑलमोस्ट इन एंड टेंडम विद द अदर नेशंस। ऐसा समय नहीं रहा कि हम किसी देश से पीछे हैं। कई बार हमारे ध्यान से निकल जाता है कि इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। ये वो वर्ष है जब इतिहास में याद किया जाता है कि पहला मानव उतरा था चांद की धरती पर, नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन आज हम साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले हैं। हमारे बहुत से ऐसे सैंपल्स और बहुत सारी इनपुट्स हैं जिनको दूसरी एजेंसीज बड़ी उत्सुकता से जिसकी प्रतीक्षा करते हैं। माननीय सदस्य ने पिछले प्रश्न में गगनयान के विषय में भी पूछा था, उसके लिए भी हमारी लगभग तैयारी हो चुकी है। हमारी आखिरी टेस्ट फ्लाइट जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल रहेगा, इस साल के ख़त्म होते होते होगी, जिसका नाम वयो मित्र रखा गया। वो एक रोबो रहेगी, फीमेल रोबो। वो सारे वो काम अंजाम देंगी, वहाँ पर सुरक्षित तौर पर जाना अंतरिक्ष में और वापस लौटना, क्योंकि लौटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उतनी जिम्मेवारी का काम है जितना उनको लॉन्च करना। वो सब जब प्रक्रियाएं संतोषजनक ढंग से पूरी हो जाएगी तो हमारा गगनयान जाएगा। उसके अतिरिक्त आने वाले समय में अगले ही वर्ष 2027 में चंद्रयान 4 जिसके साथ संबंधित हमारा ये प्रश्न रहा, मूल प्रश्न, 2028 में हमारा वीनस, 2035 में यदि इफ वी आर एबल टू मूव एज पर आवर शेड्यूल तो भारत अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 में भारतीय मूल का एक व्यक्ति चांद की धरती पर उतरेगा। क्वेश्चन नंबर 262 सुश्री एस ज्योतिमणि। Question number 262. माननीय मंत्री जी। So, the online gaming addiction is become a big issue across the country. We are all agree in this. So, there are rising number of suicide because of online gambling. Tamil Nadu alone, there are around 48 people have died because of the online gambling addiction and suicide. Some of them are 13-year, 14-year-old boys. 2 days before, 17-year-old boy has committed suicide. So Tamil Nadu government understands the gravity of the situation, passed the bill unanimously in the Tamil Nadu Assembly to ban the online gambling. But the issue is the internet space is not restricted, has no boundaries. If you cannot restrict within Tamil Nadu, the advertisements are free flow. Unless until union government take a decision to ban, it's very difficult. Issue is very serious. I would like to ask
Honorable Minister, through you, sir, how is the government making a regulatory or legal distinction between game of skill and game of chance? Honorable Speaker, sir, Honorable Member has raised a very important point, and it's a very, very complex matter because the entire matter, basically, where does it stand, that has to be kind of very clearly specified. As per our constitutional arrangement, betting and gambling, these two stand in the entry 34 in the state list in the 7th schedule of the Constitution. But if we look at gambling or online games, basically online gaming, if we look at that as an intermediary, then it comes within the purview of the central government. So, in this complex framework, both the states and the center have to contribute. What is the contribution of the center? I can say very clearly defined intermediary rules have been framed. Second, over and above that, we must know today that Bharatiya Nyaya Sanhita, section 112, subsection 1, this clearly specifies that any unauthorized betting and gambling can be punished with the imprisonment of up to 7 years, 1 year extendable up to 7 years. So I will request the honorable member to work through the state government, and wherever there are instances of violation of the laws, action can be taken both under the state law, which Tamil Nadu government has passed as per the constitutional arrangement, and under the Bharatiya Nyaya Sanhita. Honorable member. So my issue is state has already taken a very decisive steps. Despite that, still suicides are continuing. So I understand that, as you said, this issue is very complex. It's not that easy to bring anything is very fast. But I also shocked to see that your answer that you said regarding the suicide, you are blaming NCRP, there is no data. This government is known for no data government, but at least I request you to have a very proper, forming a committee or something to access the data across all the state regarding the suicide and its impact. Since you are not able to have a distinction, till the time government does not bring a law, why don't it not ban online games and apps in eternity? That's what my question. Thank you. Honorable member must please understand that NCRB data is basically the data which is given by the state governments. So if your state government has given right data, then it will be reflected properly in the state. So please, Honorable Speaker, sir, I'll request the honorable member to kindly look at the entire structure of our polity, the structure by which the Constitution puts the responsibilities under different parts of the government, and then make such comment. This is a very responsible forum. This is the House of the People, and any comment should basically be within the framework of the Constitution. क्वेश्चन नंबर 279B एक ही नेचर का हैं, तो सुश्री इकरा चौधरी, माननीय मंत्री जी 279 लेकर दें. Papers are laid on the table of the House. श्री निशिकांत दुबे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय मंत्री जी, ये फैक्ट है कि भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को एक मिनट ये पूछा है तुमने. 279 क्वेश्चन मैंने क्लब किया है. 279 का विषय ऑनलाइन गेमिंग का है. मैंने आप देख लिए सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, और उसमें ये विषय पूरा का पूरा, इसलिए गेमिंग का क्लब किया है. निशिकांत दुबे. माननीय अध्यक्ष जी, ये बात फैक्ट है कि भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को डिस्करेज करने के लिए काफी काम किया है. लेकिन आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वो मैक्सिमम डार्कनेट पर जो है वो चल रहा है, जिसमें कि भारत सरकार का कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है. डार्कनेट पर ये गेमिंग, और ये 300 बिलियन का कारोबार है पूरा का पूरा. और 2000 में आईटी रूल बना
उसमें इंटरमीडियरीज और पब्लिशर या इस तरह के जो कंटेंट पब्लिशर हैं या जो गेमिंग कराते हैं उसकी परिभाषा अलग अलग थी। 2000 के बाद हम ये 2025 में हैं। क्या भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग या इस तरह की जो घटनाएं क्रिप्टो करेंसीज या इलीगल टेंडर इस तरह की जो बातें हो रही हैं और वो सब नेट के माध्यम से हो रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरमीडियरी या पब्लिशर के गाइडलाइन को बदलने के लिए कोई प्रयास करेगी? माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि जो इस इंटरनेट की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल मेथड भी होता है जिससे कि बहुत सारे लोग अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को डार्क वेब पे ले जाते हैं। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा कि भारत की जितनी भी साइबर क्राइम से रिलेटेड एजेंसीज़ हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकारों के प्रयास हो, चाहे इंटरनेशनल बॉडीज़ के प्रयास हो, इन सब का कोऑर्डिनेशन होने से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट भी आया है। और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ 2022 में मात्र 24 के आसपास बेटिंग और गैम्बलिंग की वेबसाइट्स को बैन किया गया था, वो 2022 में मात्र 14 के आसपास जहाँ हो पाई थी, वहाँ 2024 में आते आते 1097 जो बेटिंग और गैम्बलिंग की साइट्स है उसको ब्लॉक किया गया है। प्रयास कंटिन्यूसली जारी है इसमें, और इसमें बहुत ही कोऑपरेशन भी दुनिया भर का मिल रहा है। और एक सोसाइटी में भी माननीय अध्यक्ष जी एक आज जागृति आ रही है कि सोसाइटी में जो साइबर वर्ल्ड के पॉजिटिव्स हैं वो तो लेना चाहिए हमें, लेकिन जो साइबर वर्ल्ड के जो नेगेटिव्स हैं उससे सोसाइटी को बचाना भी चाहिए। और उसमें अपना जो रिसेंटली पास्ड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसका भी अपना एक वैल्यू है, उसका रोल है, टेलीकॉम एक्ट के कारण भी उसका एक बेनिफिट मिला है। तो ओवरऑल एक अच्छा फ्रेमवर्क भी लीगल बनता जा रहा है। श्री M.K. Raghavan. Sir, has pointed out there has been a massive increase in the number of online gaming users, especially students and youngsters across the country. This has led to the deep psychological impact on their physical and mental health, even leading to criminal activities like murder. Sir, my question to Honorable Minister is whether online video games have become a hunting ground for online drug cartels. If so, details thereof. And what steps are being taken to prevent violent interactive online games and its total ban in the country? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, as I have informed right in the beginning of this entire discussion, that online gaming, this entire subject has the complexity between the state as well as the center. As per the article, as per the constitutional arrangement, legal provisions have to be made by the state government on betting and gambling. That's why this complexity leads to the current situation, and some of the states have started taking a lot of initiatives on this as per the constitution. So I'll request honorable member to understand this complexity and also work with the state government. What we can very clearly say is, whenever any instance is coming to the notice of the central government, whether it is coming from the states or coming from the law enforcement agencies or coming from international agencies or found suo motu, we have taken action. And that is why I'm saying in 2024 alone, we have banned 1,097 sites, we have basically blocked 1097 betting and gambling sites. Shri Kirti Azad. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब जुआ ही होता है, इसको अंग्रेजी में नाम ऑनलाइन गैम्बलिंग दिया है। माननीय मंत्री जी का मैं जवाब सुन रहा था, अच्छा लगा। कुछ एक चीज़ें जानना चाहता था। उन्होंने कहा ऑथराइज या अनऑथराइज गैम्बलिंग होता है, ऑथराइज्ड हो या अनऑथराइज्ड हो। लगभग 20 साल पहले सिंगल डिजिट लॉटरियों को बंद कराया गया था, उसकी बहुत बड़ी यहाँ पर मुहिम चली थी, उसके बाद ही हो पाया था। आजकल हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया के अंदर भी स्पॉन्सर्स हैं जो कहते हैं कि आप टीम बनाइए
और पैसे कमाइए। ऐसे में अध्यक्ष जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनेकों लोगों ने पैसा जो मैं चुका पाए आत्महत्या कर ली, घर में ज्वेलरी माँ की चोरी की, उसको बेचा, हत्याएं की। इसको लेकर हमारे जो युवा हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए इसमें जो माननीय मंत्री जी ने कहा है बिल्कुल सही है कि राज्यों का भी इसके अंदर होता है, लेकिन यह बच्चे हमारे देश के हैं। इन बच्चों के ऊपर जो बुरा असर हो रहा है, जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो चोरी चकारी और डकैती कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए सामूहिक रूप से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो बर्बाद ना हो। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया, जो इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसके अंडर ऑलरेडी एक रूल बना के प्रॉपर जिसमें सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बन सके, वो रूल ऑलरेडी ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हो चुके हैं और उसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि जो भी रेगुलेटिंग बॉडी बने वो 5 चीज़ों पे विशेष ध्यान दे। इसमें गेमिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन गेम से रिलेटेड मैटर्स में कहीं पर कोई हार्मफुल कंटेंट न जाए, कहीं पर बच्चों को उसका एक्सेस न मिले, कहीं पर एडिक्शन न हो, एज रेटिंग का एक मैकेनिज्म बने और पेरेंटल कंट्रोल का एक मैकेनिज्म बने। इन सब को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन इंटरमीडिएरी रूल्स के तहत ऑनलाइन गेम्स का रेगुलेशन करने का प्रयास किया गया है। ये बात हमें सबको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि जो कुछ भी काम करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत ही कर पाएंगे, माननीय अध्यक्ष जी। और ये बात सच है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से जितने इसमें प्रयास कर सकती है राज्य सरकार के साथ मिलकर ही कर सकती है, क्योंकि ये जो विषय है ये विषय राज्य सरकारों के एम्बिट में आता है, इसीलिए इसको मिलकर ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 263 संजय हरिभाव जादव। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 263। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि आपने पूरे हिंदुस्तान में वंदे भारत ट्रेन हो, गौरव ट्रेन हो या तेजस ट्रेन हो शुरू करने का प्रयास किया है, कुछ किया भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी से मुंबई जाने के लिए बाहर हमेशा ट्रेनों में भीड़ होती है। हमारे पास में शुरू में एक देवगिरी एक्सप्रेस चला करती थी और एक नंदीग्राम एक्सप्रेस, वो नांदेड़ से मुंबई जाया करती थी, लेकिन उसको एक देवगिरी को सिकंदराबाद तक ले जाया गया और नंदीग्राम को नागपुर तक ले जाया गया। हमारे लिए कोई भी स्पेशल ट्रेन है नहीं। और जो वंदे भारत ट्रेन आपने एक शुरू की है वो जालना से मुंबई तक की है। मैं आपसे मांग करूंगा, मैं आपका सवाल रहेगा मेरा कि आप वंदे भारत ट्रेन नांदेड़ से मुंबई तक चलाओगे क्या? ये मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे भारत का जो चेयर कार का वर्जन है वो चेयर कार का वर्जन बेसिकली 400 या 350 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक की यात्रा के हिसाब से। तो ये विषय पहले भी कई बार चर्चा में आया है। प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको यही मार्गदर्शन दिया है कि वंदे भारत ट्रेन जब इंट्रोड्यूस करें तो देश के सारे राज्यों में इसका बेनिफिट मिले, और वो प्रयास सफल भी हुआ। आज नॉर्थ ईस्ट से लेके हिमाचल से लेके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, सभी स्टेट्स में जहाँ जहाँ पर भी ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफाइड है वहाँ पे हाँ बोलिए, वहाँ पर वंदे भारत की सर्विसेज स्टार्ट की गई है। और जो लॉन्गर डिस्टेंसेस हैं, जैसा माननीय सांसद का जो क्षेत्र आता है और जो रूट आपने बताया, उस रूट में इतने लंबे डिस्टेंस तक बैठ के जाने का प्रवास का प्रोविज़न नहीं होता है। इसीलिए उसमें आने वाले समय में जिस तरह की व्यवस्था हो पाएगी ज़रूर मैं माननीय सांसद से डिटेल में चर्चा करके उसमें करूँगा। और अगर इंडिविजुअल ट्रेन्स का विषय अगर है तो वो ज़रूर मेरे साथ अलग से चर्चा करें इस पर। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर, मैं आपके माध्यम से फिर मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक पुणे ऐसा हब है, पुणे शहर, जो कि एजुकेशन हब है। नौकरी के लिए, जॉब के लिए लोग पुणे में जाते हैं। वहाँ पे 2 बड़े तीर्थ स्थल है, जो संत ज्ञानेश्वर महाराज और जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, और ये वारकरी संप्रदाय से जुड़ा पूरा महाराष्ट्र है। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि वो हमारे संसदीय क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है,
आपने पहले भी बताया कि भाई हम 600 किलोमीटर तक बैठ के जाते, लेकिन परभनी से 500 किलोमीटर मुंबई है और पुणे तो 400 भी है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि नांदेड़ से मुंबई की पुणे के लिए चलने वाली ट्रेन, इसको भी एक वंदे भारत में कन्वर्ट करोगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, पुणे स्टेशन, पुणे शहर और पुणे का जो एरिया है वो अपने आप में बहुत ही एक समृद्ध टेक्नोलॉजिकल हब बना हुआ है, आज एजुकेशन हब बना है। और इसमें पूरे देश भर से पुणे के लिए गाड़ियों की रिक्वेस्ट लगातार आती है। जबलपुर से हो या चाहे उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, सब जगह से पुणे के लिए रिक्वेस्ट आता है। इसीलिए पुणे स्टेशन को, पुणे के पूरे एरिया को, उसको मेजर तरीके से डेवलप करने का काम हाथ में लिया गया है। 4 स्टेशंस को सीरियसली डेवलप किया जा रहा है। पुणे जंक्शन का तो रीडेवलपमेंट कंप्लीट होगा ही होगा, साथ में पुणे से थोड़ा सा दूर है उरुली। उरुली में एक बड़ा टर्मिनल बनाने का काम हाथ में लिया गया है, जिससे कि कोई भी गाड़ी आए पुणे से, पुणे में न रुक, पुणे जंक्शन में पैसेंजर्स को उतार के या चढ़ा के आगे उरुली जाए, उरुली में मेंटेनेंस उसकी हो और उसके बाद में मेंटेन्ड गाड़ी वापस पुणे जंक्शन में आए, तो पुणे शहर की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। इसी तरह से पुणे में हड़पसर का डेवलपमेंट हो रहा है, शिवाजी नगर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल पुणे का मेजर एक डेवलपमेंट हो जाने से इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी और उसके बाद में एक बार कैपेसिटी बढ़ जाए उस शहर की, तभी जाके वहाँ पे और अधिक ट्रेन्स ले पाएंगे। और ये प्रयास न केवल पुणे के लिए बल्कि जितने भी बड़े शहर हैं, उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम, पूरे देश भर में जितने बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है और उसकी रिजल्ट भी कई जगह आने लगे हैं। जैसे बेंगलुरु में जैसे ही सर विश्वेश्वरैया टर्मिनल ओपन हुआ तो जो ईस्ट से आने वाली गाड़ियां थी वहाँ ज़्यादा गाड़ियां ले पाए और उसकी कैपेसिटी बढ़ी शहर की। तो वही चीज़ पुणे में एक बार कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके बाद में और भी गाड़ियों की व्यवस्था हो सकती है। केसी वेणु, अरविंद सावंत, पहले अरविंद सावंत। थैंक यू चेयरमैन सर। माननीय मंत्री महोदय ने ही हैज ऑलरेडी गिवन ए इलैबोरेट आंसर ऑन दिस, लेकिन एक सवाल मेरा यही है कि आपने तेजस भारत और वंदे भारत ये जो ट्रेन चालू की है उसमें आपने और एक अच्छा किया है, भारत गौरव ट्रेन शुरू की हुई है। वो भारत गौरव ट्रेन आपने रामायण यात्रा, श्री राम दर्शन, पुण्य तीर्थ दर्शन, दक्षिण भारत यात्रा, शिरडी यात्रा, गरवी गुजरात, जगन्नाथपुरी यात्रा, ज्योतिर्लिंग यात्रा, काशी दर्शन, उत्तर भारत देवभूमि यात्रा, गरवी गुजरात जैसे गरवी महाराष्ट्र, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज के किले आप देखेंगे, फोर्ट्स जो है, उस दुर्गों को लेकर अगर भारत की ये जो भारत ट्रेन आप जो बना रहे, आप इस प्रकार की सोच रखते हो क्या कि इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो महाराष्ट्र में फोर्ट है उसके लिए एक सर्किट यात्रा आप प्रस्तावित करते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है और इसके ऊपर ऑलरेडी इस पे काम हुआ है और बहुत ही मैं संतुष्टि के साथ, गौरव के साथ कहना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े सभी क्षेत्रों को एक बहुत अच्छे भारत गौरव सर्किट यात्रा से जोड़ा जाएगा। श्री केसी वेणुगोपाल। Thank you, Speaker sir, for giving me an opportunity. Vande Bharat train actually is a good initiative. Yesterday, Honorable Minister's reply speech, I heard it that Indian Railways came back from the COVID period difficulties. During the COVID period, Railway had stopped, withdrawn around hundreds of stoppages all over the country during the COVID period. Now the minister already telling we are now already came back from the difficulties of the COVID period. Whether the minister going to reinstall that stoppage which withdrawn during the COVID difficulties? महोदय, अगर आप परमिशन दें तो ये बहुत ही टेक्निकल विषय है। अगर मुझे परमिशन दे तो 3-4 मिनट में कहूँ, वरना इस क्वेश्चन को अलग से भी आप कह दें, जल्दी कह दें, शॉर्ट में कह दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो स्टॉपेजेस का विषय है ये सभी मान्यवर सांसद मेरे पास लेके आते हैं और ये विषय अपने आप में पब्लिक से जुड़ा हुआ है, लोगों की भावना से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इस विषय के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एस्पेक्ट इस तरह से है
कि रेलवे में जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो हाईवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग तरह की होती है। इसका कारण है ट्रेन की जो पूरा ये स्ट्रक्चर है, पटरी स्टील की है और जो पहिया होता है, व्हील होता है, वो भी स्टील का है। लगातार जब 5-6 हज़ार टन की गाड़ी, स्टील के पहिए वाली गाड़ी जब चलती है 100 की स्पीड से, 70 की स्पीड से, उससे ज़्यादा की स्पीड से, तो पटरी में लगातार डैमेज होता है। अगर आप परमिशन दें तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहूँगा। नहीं, वो तो पोस्टर मत कराओ, जनरली बताता हूँ। नहीं, पोस्टर नहीं। जैसे मान लो एक साधारण पेपर है, इसको अगर ऐसे हम खींचें तो ये फटेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मान लो माइक्रो फ्रैक्चर हो जाए तो थोड़ा सा खींचने से पेपर फट जाता है। तो ये जो समझो ना प्लीज, समझो प्लीज अंडरस्टैंड। अरे भाई प्लीज अंडरस्टैंड। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए जो पटरी है, पटरी के ऊपर जो माइक्रो, क्या दिक्कत है? वो टेक्निकल रूप से आपको समझा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्निकल रूप से समझाना पड़ेगा ना, माननीय जानकारी तो नहीं चाहिए ना। माननीय अध्यक्ष जी, जो पटरी है, ट्रैक होता है, रेल होता है, रेल के ऊपर माइक्रो फ्रैक्चर्स लगातार बनते हैं। तो जो लगातार माइक्रो फ्रैक्चर्स बनते हैं, उन माइक्रो फ्रैक्चर्स को अगर लगातार रिपेयर नहीं करें तो रेल फ्रैक्चर्स बढ़ेंगे तो एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। इसीलिए सारी दुनिया में 24 घंटे में से आउट ऑफ 24 आवर्स एटलीस्ट few hours are always kept vacant for maintaining the tracks। इसीलिए 2018 में एक बड़ा कठोर फैसला लिया गया था that we must find a way by which we do the entire timetable को, पूरे टाइम टेबल को स्टडी करके हर एक सेक्शन में कम से कम 3 घंटे का एक ऐसा ब्लॉक पीरियड निकालें जिसमें पटरियों को वेकेंट रख सके, खाली रख सके और उसको मेंटेन कर सके। और इसी कारण से बहुत सारे स्टॉपेजेस को हटाना पड़ा था, कई गाड़ियों को भी रोकना पड़ा था। और ये इसका कोविड से कोई संबंध नहीं है, इसका कोविड से कोई संबंध नहीं है। ये फैसला दिसंबर 2019 में IIT बॉम्बे ने कंप्लीट डिटेल स्टडी करके एक नया टाइम टेबल बनाया था जिसमें कि पूरे देश में पटरियों में कम से कम 3 घंटे का मेंटेनेंस का टाइम मिले। और अध्यक्ष जी, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। इसका रिजल्ट आया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले करीब 2,500 से ज़्यादा रेल फ्रैक्चर्स होते थे, आज अच्छी मेंटेनेंस के कारण और मेंटेनेंस के लिए जो ट्रैक्स को रखना पड़ता है उसके कारण आज वो रेल फ्रैक्चर्स 250 से कम हो गए। और ये माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये मुद्दा कॉम्प्लेक्स है। अगर माननीय सांसद थोड़ा सा भी अगर ढंग से सुनते तो जरूर उनको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी मैं 1-on-1 भी कई माननीय सांसदों को समझा चुका हूँ और ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये कठोर कई बार फैसले लेने पड़ते हैं लोगों के हित में, लोगों और विशेषकर लोगों की सेफ्टी के हित में। क्वेश्चन नंबर 264 शिव मंगल सिंह तोमर, क्रमांक 264। माननीय मंत्री महोदय, पटल पर रखा हुआ है। ऑनरेबल सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2027 तक 1 करोड़ परिवारों को सम्मिलित किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रगति भारत सरकार और क्या विशिष्ट कार्य योजना बनाई गई है, विस्तृत जानकारी दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो निकाली है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कई घोषणा है सबका साथ सबका विकास, यही सबका विकास करने के लिए मेरे ख्याल से ये योजना का प्रारंभ ऑलरेडी हुआ है।
आज तक 10 लाख घरों पर ये मुफ्त बिजली योजना के कनेक्शन दिए हुए हैं और एक नया पोर्टल बना के जो कुछ अड़चनियाँ थी, कमियाँ थी, वो सभी एक ही पोर्टल से सुलभ करके आज ये स्कीम बहुत अच्छी तरह से आज चल रही है और आज 10 लाख के से भी ज़्यादा ये कनेक्शन आज दिए हुए हैं। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये जो स्कीम्स के जरिए निश्चित तौर से हम एम्प्लॉयमेंट भी तैयार कर पाएंगे। जो कार्बन एमिशन जो हमारी एक पंचामृत के ओर से जो कुछ घोषणा की है पीएम ने, ये कार्बन एमिशन भी हम कम कर पाएंगे और ये सभी के लिए और हर घर को ये योजना लागू करके हम उसका बिल जीरो कर पाएंगे और उल्टा जो कुछ पावर तैयार होगी, एक्स्ट्रा पावर तैयार होगी, उससे उसको फायदा भी मिलेगा, उसके अकाउंट में पैसा भी जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी लोकसभा क्षेत्र में मुरैना श्योपुर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना है, उन घरों का सर्वे क्या करा लिया गया है, उन घरों को चिन्हित करने की क्या योजना है, जानकारी उपलब्ध कराएं। और मुरैना श्योपुर क्षेत्र में एक 500 मेगावाट का प्लांट स्वीकृत हुआ, उसमें 4300 हेक्टेयर जमीन आवंटित हो चुकी है, क्या उसको जल्दी प्रारंभ करने की कृपा करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं प्रश्न की जानकारी चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है ये डिमांड ड्रिवन है। जो इस पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, जो मांगेगा उसको स्कीम तुरंत मिलेगी। इसलिए हमने तरह तरह के उपाय किए हुए हैं। हम एक वर्क फोर्स तैयार करने के लिए ट्रेनिंग देके कम से कम 60,000 के आसपास हमने ये वर्क फोर्स तैयार किया हुआ है। जो ये सब काम करने वाले लोग एजेंसी है वो तैयार की हुई है। मेरे पास अभी माननीय सदस्य ने जो कुछ उसके स्पेशल मांगा हुआ है वो रिकॉर्ड मेरे पास अभी नहीं है, मैं उसको रिकॉर्ड भेज दूंगा। और दूसरे इसमें जो उन्होंने 500 किलोवाट की जो कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने डाला हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको लिखित स्वरूप से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पीपी चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं कह सकता हूं इस सदी में बहुत बड़ा एक विजनरी स्टेप है और यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करती है और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा इस योजना का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा और ये भारत की व्यापक जलवायु कमिटमेंट के साथ किस प्रकार मेल खाती हैं, और इसके साथ साथ इस मुफ्त योजना का गारंटी मुक्त ऋण सुविधा और प्रत्यक्ष सब्सिडी ट्रांसफर व्यवस्था के मामले में मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आम नागरिक को सशक्त बना रहे हैं, ये किस रूप में बना रहे हैं और रूफटॉप सोलर तक पहुंच को किस तरह सरल बना रहे हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में COP26 में जो 55 टारगेट हमारे सामने रखे हुए थे, ये थे नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू इंक्रीज टू 500 गीगावाट बाय 2030, renewable energy usage 50% of the energy needs to be made from renewable by 2030, reduction of the carbon emission इसके बारे में 1 billion tons by 2030, carbon intensity reduction is to less than 45% by 2030 from the level in 2025, and net zero emission to be achieved by 2070. In addition to this,
there are United Nations Sustainable Development Goal SDG 7 and SDG 13, which pertain to affordable and clean energy access to all and climate action, respectively. The environmental benefit of the PM Surya Ghar are as under. 3 kV installation for 25 years is equal to plantation of 100 trees. So 1 crore installation of rooftop are equal to planting 100 crore trees. अब इसे as per 10-3-25 a capacity of 3024 megawatt has been reported and installed in the residential sector under the PM Surya Ghar scheme. This capacity translated into the annual saving of 2.6 million metric ton of carbon to equivalent emission, which is equivalent to the planting 100 crore tree. 1 crore rooftop installation over a period of their lifespan of 25 years would reduce 720 million of or 72 crore metric ton of the CO2 equivalent emission and would generate 1,000 billion unit in eco-friendly manner. इसी के जरिए ये जो सब कुछ हो रहा है सर, ये अच्छी तरह से ये स्कीम चल रही है और माननीय सदस्य ने जो कुछ प्रश्न पूछा है कि आम आदमी इससे कैसे कनेक्शन ले पाएगा और इसके क्या फायदे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो रूफटॉप बनवाने के लिए 1 किलोवाट के लिए हम 30,000 की सब्सिडी देते हैं, सेकंड किलोवाट के लिए फिर 30,000 की, यानी टोटल 60,000 हो गई। यदि वो और तीसरा किलोवाट डालने का प्रयास यदि करेंगे तो उसको 18,000 रुपया और सब्सिडी मिले, ऑल टुगेदर 78,000 सब्सिडी उसको मिल सकती है। और ये जो जितना वो यूज करेगा और जो बाकी जो कुछ पावर बचेगी वो ग्रिड में वो दे सकता है, वो उसके बदले में उसको पैसा मिल सकता है। इसी तरह से ये कॉमन मैन जो जब अपने सूर्य घर योजना के अंतर्गत ये स्कीम लेगा उसको इसी तरह से फायदा मिलेगा। श्री लालजी वर्मा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जो सब्सिडी है उसके बाद भी उपभोक्ता को लगभग 30,000 रुपये लगाना पड़ेगा और 3 किलोवाट का बिजली जो जला रहा है वो 3,000 रुपया जमा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये छूट की राह 100% करके 3 किलोवाट तक देने की कृपा करेंगे या और साथ ही साथ 5 किलोवाट तक उसके ये सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हमने, जैसा मैंने कहा कि 78,000 सब्सिडी दे रहे हैं। सर, कहीं जो ऐसे इलाके एसटी हो, कहीं ऐसे स्टेट हो, उनके लिए थोड़ा सा 10% हम अधिक ज़्यादा इस सब्सिडी में ऐड करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पहले वो स्कीम थी, रूफटॉप स्कीम थी, उसमें खाली 15,000 सब्सिडी उस वक्त में पर किलोवाट मिलती थी। लेकिन आज जो हमने उसका नया तरीका ढूंढ लिया, उसमें से हम पर किलोवाट के लिए 30,000 सब्सिडी देते हैं, इसीलिए वो 78,000 बनती है। और इसलिए जब आप वो 25 साल के इसमें जब ये स्कीम चलेगी तो निश्चित तौर से उसका बिल निश्चित तौर से 0 हो जाएगा और इनकी जो इनकम उन्होंने डाली हुई है इस इनकम को ये कवर कर पाएंगे और फिर उसको कम से कम इन्होंने जो फायदा होगा वो फायदा ऑलटुगेदर 25 साल के जो फायदा होगा वो बैंक में कम से कम 15 लाख रुपए उसके जमा होंगे। इसका एक हिसाब हम लगाते हैं और इसलिए सब कुछ फ्री ना हो, इसलिए थोड़ा सा भी सहयोग पार्टी का होना चाहिए, उस घर के मालिक का होना चाहिए कि आज कई सरकारों ने बिजली घोषित किया, मैं 200 यूनिट हम फ्री दे देंगे, लेकिन वो ये दे नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ टीका नहीं कर रहा हूँ, उसमें शब्द एक दिया कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन आज वो 50 यूनिट तक बिजली फ्री दे नहीं पा रहे हैं। और जिससे यही तो प्रधानमंत्री का जो विजन है कि जो वो मुक्त होगी फिर उसके बाद में उसको फायदा भी निश्चित तौर से मिलेगा। श्रीमती संध्या राय।
मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने अभी जो जवाब आया है उसमें बताया है कि कुशल मैन पावर तैयार करना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके अभी तक पूरे देश में 58,488 लोगों को प्रशिक्षित किया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि कुशल मैन पावर तैयार करना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कितने हुए हैं और कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और उनकी क्या उपयोगिता है? माननीय अध्यक्ष जी, ये स्कीम अभी आगे निश्चित तौर से जोर पकड़ेगी। हमें इसी साल 2027 के अंदर 1 करोड़ कनेक्शन लगाना है, इसलिए मैन पावर की जरूरत होगी। मेरे पास अभी डिटेल में उनके कॉस्टेशन में कितने ये हमने ट्रेनिंग दिए हुए हैं, इसको मैं लिखित रूप से मुझे इसे पहुंचा दूँ। क्वेश्चन नंबर 265 श्री अनिल यशवंत देसाई। यस सर। क्वेश्चन नंबर 265। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Thank you, Chairman, sir. Sir, my first supplementary would be that in part C of the reply indicate that the process of environmental clearance has not yet been complete and there are issues or objections which are raised by Bombay Natural History Society, a prominent authority on conservation of nature. It says that the nuclear project will adversely affect the ecology of the area and list 16 ecologically sensitive sites within 10 kilometer radius of the proposed site. Despite the local opposition also right from the beginning, the opposition still persists, and because of their what would be affecting their livelihood, the impact on the marine life, and as our Konkan region is known as California of India, it's rich, environmentally rich with flora and fauna. But with all these oppositions, and the proposed site is also comes under the seismic zone 3, which is earthquake prone, and there are instances that earthquake, whenever had taken place, it reached to 6.3 Richter scale. So with this, whatever happenings are, and since environmental clearances are also falling back, I would like to ask the Honorable Minister whether any thinking in the government is going on for change of site. No, Speaker, sir, the Honorable Speaker, sir, the issue raised by the Honorable Member has been raised by him in the past also in different platforms. And every time we have tried to allay all these apprehensions that there is no such risk to the marine life, the fisheries or the people living around. There are ample number of evidence-based studies to prove that. Now, as far as the environment clearance is concerned, it is not that the environment clearance has not happened because there are objections regarding any hazards to the environment. What actually happened is that this project, for a variety of reasons, I'll give you the chronology also, got delayed, and the environment clearance was already available with us, but that expired in 2022 December, and therefore it had to be renewed. And now in the process of renewal, the terms of reference have already been received, and the renewal will also happen very soon. In other words, if there were very serious environment hazards or any apprehension or evidence, then we would not have got the environment clearance even earlier. No, not that. I'll tell you. Now, if you are talking in the terms of election, then I'll have to give you the chronology. See, this project started in, I'll give you the timeline, 2008, when you were there. The first decision was taken by the then government in principle to have a project. Then it takes another 4 or 5 years to take another decision in principle to have 2 reactors. You see the timeline, the pace of timeline. Now it was only later on, towards the end of the earlier government, that a framework agreement was arrived with Messrs. Arriva by the NPCIL. Then the government changed. Now you see the subsequent sequence of events and you will realize that there has not been any unwarranted interval. Yes. No, I'll tell you. I'll explain to you.
then you have any inputs, you are welcome to offer. In 2016, their arrangement changed. The European Development Fund got designated to control and not the Ariba company. So another MOU had to be entered in. So in 2016 it was done. The same 2016 Industrial Way Forward Agreement was done. 2018 the EDF, the European Development Fund. No, I'm telling you this. No, because for your satisfaction. Okay, this is for your satisfaction. So there has been no delay. And even today, the discussions are going on with the French side. They have given a techno-commercial component of the agreement. Now, there are certain inputs from both sides as far as the commercial aspect is concerned, which is being worked out. So there is no such apprehension as far as... No, there were 10 years delay on your part. I am telling, if you give me time, if you don't interrupt me, I'll tell you why the delay. Delay, it is not delay. It is because the arrangement on the French side changed from the company to the European Development Fund. So you have to have a second MOU. Then you had to have an agreement. Then finally, now what has happened is that the techno part of the agreement has been accomplished, but you have to negotiate the rest of it. So the discussions are still going on. माननीय मंत्री जी, आप बैठे-बैठे व्यक्तियों का जवाब मत दो। आप उनका जवाब दो देसाई। मिस्टर देसाई, no. Thank you. Thank you, Chairman, sir. Thank you, Speaker, sir. Sorry. My second supplementary would be, now clean energy, nuclear power being the source of clean energy, and we have set a target of 100 gigawatt by 2047. And if we are to achieve that, the nuclear power plants have to come up somewhere in the country. I mean, despite the persistent opposition in Konkan region, it may go to any part of the country. But at the same time, that if it is to be in place, any nuclear power plant project which is coming up, CLND, that is civil liability for nuclear damage, which is a main factor which has to be defined and which has to be a major part of the agreement. What is the status, I would like to know. And if when the NPP comes into being, when it is commissioned, then treatment of nuclear waste, which is more bigger question, what is the arrangement on that part? May I know from the Honourable Minister on this? Thank you. I'm glad that the Honourable Member has asked a very relevant question, which is in keeping with the priorities of the present government. The government led by Prime Minister Modi has already laid for itself the target of net zero by 2070, and in the budget recently presented, we also laid before us the target of achieving 100 gigawatt of energy through the nuclear sources. And the project about which the Honourable Member has asked the question, the Jaitapur project, will have 6 units, each one comprising of or having a capacity of 1,730 megawatts, totaling 10,380 megawatts, which in other words means that the 10% of that 100 gigawatt is going to be contributed by this project. So this is a very important project. Also, it's going to be a next generation project. That is why it is called Empowered Power Project. The safety measures are more intact, the efficiency is more intact, the cost effectivity is there, and India is possibly the only 4th country in the row. No, I'm coming to CLND. I'm asking the first part of your question. So we are the 4th country after China, Finland, and France. So that means we are now graduating to the next level. Now, as far as CLND is concerned, that discussion is not new. In fact, that agreement was accomplished in the year 2010, and then there were apprehensions on the part of suppliers that if we supply and something goes wrong, then we will be held culpable. But I think more than once that has been abundantly clear. The treaty clearly states that the first liability will be on the operator, not on the supplier. Only when it has been proved by the supplier or otherwise by other evidence that the operator was not at fault, then comes the role of the supplier or his responsibility. And then supplier plus operator are together insured. This government only created an insurance pool of rupees 1,500 crore, for which a premium of 120 crore is paid by NPCIL every year. And beyond 1,500 crore, the government of India has committed to contribute rupees 3,000 crore. And if it goes beyond that also, then we are also a part of the conventional supplementary compensation to the UNO.
So there are all safeguards in place. Nevertheless, in the current budget, we have come out with nuclear mission, which would also envisage opening up the nuclear sector to private players in order to give it a boost as far as expansion of the nuclear projects and the nuclear. I'm glad to inform you that we have already got into that board. The first ever nuclear project in North India is coming up at a place which is just about 150 kilometers from where we are standing right now. That is Gorakhpur, a small town in Haryana. So that is going to be the first nuclear power project in North India. So we are already in an expansionist mode. And in order to facilitate that further, we are going to have an integrated private-public sector synergy, because it's our considered view that if we have to move beyond where we are today, we can't move in silos. Thank you.